सर। तो आज की हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के आधार पे मैं आप लोगों का ये बेसिकली टॉपिक कवर कर रहा हूँ। यूनिट 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 इस समय आप सभी का जो है चलाया जा रहा है कोर्स, और यूनिट 2 के अंतर्गत हम लोग इस समय समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर बातचीत कर रहे थे, ठीक है। और आज यूनिट नंबर 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत करने चल रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से आप सभी लोगों को पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को उसको उत्तर देना है। पहला ही सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। कहता है समाजकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है? क्या राजनीति विज्ञान होगा, मानव विज्ञान होगा, या सामाजिक विज्ञान होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? जब आप बताएं। सर सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन सी। ऑप्शन बिल्कुल। यदि आपका जो झुकाव है समाजकारी का संबंध आप अगर बताना चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान से है, तो आप यहाँ पर सही बता रहे हैं, ठीक है। समाजकारी का संबंध कहने का जो आशय था, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। कार्यकर्ता और क्लाइंट यानी सेवार्थी समूह समुदाय के बीच में संबंध जो बनता है वो बेसिकली विश्वास का बनता है, सहानुभूति का भी बनता है, सहानुभूति का भी बनता है। अगर मेरी आवाज़ स्लो होगी तो आप मुझे बताइएगा। और पेशेवर मेरे यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ भी अगर आपके पास जाती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, प्लीज़ बताइएगा। पेशेवर से नहीं सर ओके ऐसा ही है, ठीक है। तो सहानुभूत हो गया, विश्वास हो गया, पेशेवर हो गया, इत्यादि सीमाओं पर आधारित होता है। यह सहयोगात्मक साझेदारी है जिसका उद्देश्य है कि क्लाइंट की चुनौतियों का सामना करना और सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना, प्रभावी संचार और गोपनीयता पर बल देता है। अतः आप सभी लोग कह सकते हैं कि समाजकारी का जो संबंध है वो किस विज्ञान से माना गया है? तो सामाजिक विज्ञान से माना गया है। सोशल वर्क बेसिकली सामाजिक विज्ञान से ही उभर कर आया है। अतः विकल्प आपका सी वाला सही जाएगा। दूसरा सवाल कहता है कि समाजकारी में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिसका उद्देश्य होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज एक ऑप्शन का चुनाव करें आप। सर मानवतावादी, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बेसिकली आप कह रहे हैं कि बी, मानवतावादी दर्शन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये मानवतावादी दर्शन बेसिकली 18वीं सदी के दौरान में आया हुआ था। समाजकारी में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिसका उद्देश्य होता है समाजवादी दर्शन, है ना। क्या होता है यहाँ पे? सॉरी समाजवादी दर्शन नहीं होगा, ठीक है सही बता रहे। कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होना बेसिकली मानवतावादी दर्शन होता है। यस सर, है ना, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन का थोड़ी सी मीनिंग को लेकर, तो आप कह सकते हो कि इसके तहत समाजकारी का जो क्षेत्र है या समाज कल्याण, ठीक है, उन संदर्भों में तो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं का संगठन, ठीक है, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं का संगठन एवं उनका प्रबंधन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य उसका है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास हेतु लोकतांत्रिक नियोजन द्वारा कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। अतः समाजकारी में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जहां बेसिकली आप कह सकते हो कि समाज के परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, नैतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में वो क्रियाएं आपकी कहलाएंगी मानवतावादी दर्शन। अतः मैं आपसे कह सकता हूं कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बी वाला है, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। सर इसमें समाजवादी दर्शन और मानवतावादी दर्शन में डिफरेंस बताइएगा सर। बिल्कुल, देखिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। आपको यहाँ एक चीज़ बता दो कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन बेसिकली उद्देश्य इसका यही था। कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करने का जो उद्देश्य था, मोटो था, वो मानवतावादी दर्शन था। वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि निपुणताओं पर आधारित था। व्यक्ति, समूह और समुदाय को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता था। अतः हम ये बात कह सकते हैं कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन बेसिकली मानवतावादी है, ठीक है। मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि निपुणता, व्यक्तियों और समूह समुदाय का अगर मैंने नाम मेंशन किया है तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये मानवतावादी के दर्शन के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है समाजवादी। क्या ये बात क्लियर हुई? सिराज जी बताइए। जी सर।
दूसरी प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है एक शब्द समाजवादी दर्शन। समाजवादी दर्शन का मतलब है समाजवाद सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत जो संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के निजी स्वामित्व या नियंत्रण के बजाय सार्वजनिक स्वामित्व की मांग करता है। तो समाजवाद बेसिकली सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत को रिलेट कराता है, ठीक है ना, आर्थिक सिद्धांत को। समझ गए इस बात को? तो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी वह व्यक्ति है जो ऐसे राजनीतिक और आर्थिक दर्शन का समर्थन करता है जो कहता है कि निजी कंपनियों के बजाय पूरे समाज को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण हो। उन परिप्रेक्ष्य में समाजवादी दर्शन रिलेट होता है, ठीक है। तो समाजकारी के उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन बेसिकली मानवतावादी होता है। और मानवतावाद में आप याद रखेंगे क्या बात कि बेसिकली वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि और पर आधारित केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। और समाजवाद में क्या याद रखेंगे आप लोग कि राजनीतिक आर्थिक दर्शन का समर्थन करता है जो बेसिकली निजी कंपनी के बजाय या निजी कोई संस्था के बजाय पूरे समाज को लेकर अगर बात करता है तो उन परिप्रेक्ष्य में समाजवाद हो जाएगा। मानवतावाद में कोई पर्टिकुलर एक मानव पर बात हो सकती है, एक संस्था पर बात हो सकती है। सर पर इसमें तो कल्याणकारी क्रियाएं लिखा है, तो कल्याणकारी जब क्रियाएं होती हैं तब सब समाजवाद का दर्शन देखने को मिलता है। मानवता अगर हम देखें तो मानवता में तो आप ऐसे कोई भी नॉर्मल काम करेंगे तब भी मानवतावादी दर्शन दिख जाएगा, पर कल्याणकारी जैसा शब्द जुड़ा है तो सर समाजवादी दर्शन होना चाहिए। देखिए कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे समाजवादी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं रिलेट कराया गया है, यहाँ पे रिलेट कराया गया है मानवतावादी। कैसे, थोड़ा सा समझिए। मैंने आपकी बात में समझ गया आप कहना क्या चाहते हो कि कल्याणकारी क्रियाएं लिख दिया है तो इसका मतलब है कि समाज को रिलेट करना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं समाजकारी में। समाजकारी या आप सबको बता दूं कल्याणकारी क्रियाएं बेसिकली होती हैं केस वर्क पर, ग्रुप वर्क पर, कम्युनिटी वर्क पर। अतः मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन इन्हीं तीनों पर बात होती है और यही तीनों जब हम प्राथमिक प्रणाली के आधार पर काम करते हैं तो यही कार्य कहलाता है आपका मानवतावादी दर्शन मैडम, ठीक है, ना कि समाजवाद कहलाता है। यहाँ सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया है कि समाज के आधार पर, है ना, सोशल के आधार पे। समाज के आधार का मतलब होता है एक प्रकार से सामाजिक विकास के आधार पे सामाजिक परिवर्तन को लेकर, उसके बदलाव को लेकर। तो आप सभी कहते हैं कि समाजवादी दर्शन था तो मैं आपको मान भी लेता जी। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, समाज कार्य को सर 3 युगों के आधार पे किसने बांटा था? हेलन क्लार्क ने। सर हेलन क्लार्क ने सर, हाँ सर, हेलन क्लार्क ने सर ये बात कही थी कि मध्यकाल में जो था ना वो मानवतावादी दर्शन था और आधुनिक में भी मानवतावादी दर्शन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में कार्य में कल्याणकारी जो क्रियाएं होती हैं वो बेसिकली मानवतावादी दर्शन पर आधारित होती है। हाँ, अगर आप इस तरीके से बात कह रहे हो तो आपकी बात भी सत्य है। जिस तरीके आधुनिक हरिओम जी, आधुनिक काल में अभी मानवतावादी पे दर्शन पे थोड़ा होता है, वो समाज पे तो होता है ना, समाज के वेलफेयर पे काम करता है ना, इंडिविजुअली किसी मानव पे, चाहे मानवता ह्यूमैनिटी। एक मिनट सिराज, आप टॉपिक से भटक गए हैं। ये बात सत्य है कि आधुनिक समय में ना कल्याणकारी क्रियाओं के अंतर्गत मानवतावादी और प्लस में आपका व्यवसाय, ठीक है, प्लस में आप ये कह लीजिए कि जो प्राचीन था, मध्य था, वो दोनों को इन्वॉल्व कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये इसलिए आपको अगर मैं कहूँ तो आज के आधुनिक समय में ना मानवतावादी भी है, समाजवादी भी। तो उन्होंने कहा कि इसके आधार पे हम ये बात सर कह सकते हैं कि कल्याणकारी क्रियाओं का जो अध्ययन है वो मानवतावादी दर्शन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, जैसे इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई आधुनिक समय में आज हम लोग शामिल कर रखे हैं मानवतावाद को, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई कल्याणकारी क्रियाएं हैं तो वो जाहिर सी बात है मानवतावादी दर्शन में आ जाएगी। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से सोच के दे रहे हो तो भी आपका तर्क सही है ना। तर्क आप जो किए हैं ये तर्क भी आपके सत्य है। हाँ सर, इसी तर्क के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर लगाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तर्क आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है। बात सही है। देखो सामाजिक क्रियाओं में ना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। आप बता भी सकते हो ऑप्शन में कौन? वैज्ञानिक ढंग से सर ऑप्शन सर सी भी आ रहा है, इसमें बी भी आ रहा है, लेकिन सर मैं प्राथमिकता दूंगा ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी को देंगे आप प्राथमिकता। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं आपसे अगर यहाँ पे कह रहा हूँ कि व्यवहारिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में सभी चीज़ें सर सक्षम नहीं हो सकती हैं,
ये बात ध्यान रखिएगा। हम अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के साथ अगर काम कर रहे हैं सर, तो उस जगह पे अगर आप व्यवहारिक चीज़ों के आधार पे अगर कार्य करते हैं ना, तो वो बेटर माना जाता है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक क्रियाएं करेंगे भी ना, तब भी आपको वैज्ञानिक ढंग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप व्यवहारिक चीज़ें कर ले बिना विदाउट वैज्ञानिक विधि का। ठीक है सर, ठीक है, ओके। कि अगर आप करेंगे तो भी वैज्ञानिक लगाना पड़ेगा। तो अतः सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन ना, ये सार्वभौमिक सत्य है कि वैज्ञानिक ढंग से ही बेसिकली सोशल वर्क होता है। और ऑप्शन अच्छा सर, सर जी, सर अगर क्वेश्चन में सर मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं होता तो फिर इसका आंसर सी व्यवहारिक जाता क्या? हाँ, फिर व्यवहारिक होता है, फिर व्यवहारिक होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक किताब हमारे सामने है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, हेलन क्लार्क सर। हेलन क्लार्क। अभी किसी बच्चे ने इस पुस्तक के जवाब भी बताए रहे थे आप लोगों में से, और आप लोगों ने ही जवाब दिया कि हेलन क्लार्क के द्वारा ये दी गई थी। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि इसका वर्ष कौन सा है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की पुस्तक का ईयर आप बता सकते हैं क्या? इसका वर्ष कौन सा है प्लीज़? 1947 सर, 1947 19 1947 सर। 1947 बिल्कुल आपने यहाँ पे जो जवाब दिया है मुझे सर, ये करेक्ट जवाब है। 1947 हेलन क्लार्क की ये पुस्तक है, और यही किताब उस सन में आई थी। और इस किताब में यस, 90 क्या बात थी, इस किताब में एक प्राचीन युग के बारे में बात की गई थी, और एक आपका मध्य युग की बात हुई थी, और एक आपकी आधुनिक युग की बात हुई थी। ये 3 युगों के बारे में परिचर्चा की गई थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहूँगा, बाकी तो आप जानते ही हैं। प्राचीन युग में बेसिकली क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये बहुत पुराने की बात हो गई। इसका मतलब उस समय व्यवसाय समाजकारी था ही नहीं। व्यवसाय होता कब है? व्यवसाय तब होता है जब कोई कार्य आप वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, तब, है ना, कोई सुचारू ढंग से व्यवस्थित ढंग से कोई काम करते हैं, प्रविधि सिद्धांत वगैरह लगा के, तब वो व्यवसाय होता है। तो वो उस समय प्राचीन समय में ये सारा सिस्टम था नहीं। अतः आप ये कह सकते हो कि मेडिकल सोशल वर्कर की पढ़ाई भी नहीं थी, तो उस दौरान में ये व्यावसायिक नहीं था, उससे अलग था। तो वहाँ पे उस समय ना लोग बेसिकली निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ जैसे वृद्ध व्यक्ति वगैरह थे, उन व्यक्तियों की सहायता करते थे। लेकिन आप बता दूं आपको, जब वो सहायता करते थे तो धार्मिक कर्तव्य अपना समझते थे। मैं आपको बता दूं, अभी भी आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग गांव के निवासी होंगे तो आप अपने बचपन को थोड़ा सा सोचिएगा, तो पहले के दौर में भिक्षा मांगने वाले जब आते थे गाँव वगैरह में, तो आप वहाँ भिक्षा देते थे, है ना। तो जो भिक्षा देते थे तो आपने क्या किया भाई, कि वो निर्धन होगा, है ना, निर्बल होगा, अपाहिज व्यक्ति था, रोगग्रस्त व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था, तो आपने ऐसा समझ के उसको धन या आपने कुछ घर से अनाज उठा कर दे देते थे। तो आप ये समझते थे कि ये आपका बेसिकली आपने धार्मिक अपना कर्तव्य समझकर उसकी मदद कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको नाम देते थे कि ये हमने सोशल वर्क किया है ना। ये नाम बेसिकली प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता था, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता कर देना। अच्छा, कभी कभी बहुत लोग ना दया दिखाते थे, तो भाई खाना वगैरह भी खिला देते थे, सहानुभूति वगैरह दे देते थे, सिंपैथी इम्पैथी जैसे शब्द रिप्रेजेंट हो जाता था, ठीक है, वो भी चीज़ें आ जाती है। आप वस्तु दान दे देते हैं, कोई कपड़ा दे देता था, चप्पल, स्लीपर वगैरह, जूते, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दे देते थे। उसके बाद आता है मानवतावाद। मध्यकाल में ये दौर था 18वीं सदी का। साफ शब्दों में किताब में लिखा मिलेगा आपको, 18वीं शताब्दी में मानवतावादी दर्शन बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ। यहाँ धर्म दया की भावना नहीं थी मानवतावादी में। बेसिकली मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बेसिकली टोटली मानवता पर आधारित था। आपका भाई इच्छा बनी कि मानवतावाद, ह्यूमनिटीज़ बेस्ड आप उसकी मदद कर रहे हो। एक मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि अगर वो व्यक्ति असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है तो हम उसकी मदद करें, है ना। तो ये मानवता था। अब यहाँ पे कोई टेक्निक वगैरह फॉलो नहीं होती थी 18वीं मध्य शताब्दी में या मध्यकाल के दौरान में, ठीक है। उसके बाद हाँ, जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। उसके बाद आता है आधुनिक। आधुनिक में क्या हुआ कि प्राचीन को किया प्लस, आज के समय में भी लोग वस्तुदान, अर्थदान दे देते हैं, लेकिन अब उतने रहे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये क्रियाएँ कहीं ना कहीं चल रही है। उसके बाद एक आता है मध्य। तो प्राचीन और मध्य दोनों को इनमें इन्वॉल्व कर दिया, और इसी की भांति इसमें देखो दया भी है, धर्म भी है, मानवता भी है, और प्लस में इन्हीं सभी को मिलाकर एक क्रिया बेसिकली इसमें शामिल है, वैज्ञानिक विधि भी, एक वैज्ञानिक विधि भी। अब भाई जाहिर सी बात है, जागरूकता आ गई, नई नई टेक्निक आ गया, नए नए टूल्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब ये धीरे धीरे स्थान जो है समाज कार्य का बेसिकली जो बना है वो व्यवसाय का बना है। अतः आप ये कह सकते हो कि ये व्यवसाय समाजकारी का जो रूप है वो आधुनिक में है। तो यही 3 बातें बेसिकली इस किताब में की गई है सन 1947 में।
समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 16वीं, 19वीं, 18वीं? 18वीं सर, 18वीं। 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। अच्छा, व्यवसाय समाज कार्य की कौन सी शताब्दी में उत्पत्ति हुई है? व्यवसाय आधुनिक सर 19 21 में सर। नहीं, 19वीं सदी में, है ना? कौन सी सदी में? 19वीं सदी लगाएंगे आप लोग, ना कि 21 में लगाएंगे, ठीक है? 19वीं सदी में व्यवसाय समाज कार्य का उदय हुआ है, ठीक है? आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ है? आज मतलब बात कर रहा हूँ आधुनिक समय में, तो वैज्ञानिक विधि से। या समाज या व्यावसायिक रूप में या मनोवैज्ञानिक? व्यावसायिक। सब व्यावसायिक। बिल्कुल, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मुझे सी दे रहे हैं, व्यवसाय रूप में हुआ है। हाँ सर, व्यवसायिक। पूछ रहा था, तो व्यावसायिक रूप में हुआ है और ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कि शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की जो नेचर है, यानी जो उसकी प्रकृति है, वो किस प्रकार की प्रतीत होती है आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से, या शैक्षिक विषय के रूप में अगर हम देखते हैं समाज कार्य को, तो उसका नेचर किस प्रकार का? सर व्यावसायिक। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। देखिए, मैं आप सभी से इस बात से कहूँगा कि यदि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा तभी जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि शिक्षा के विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार से प्रतीत हो रही है, व्यावसायिक या वैज्ञानिक? सर व्यावसायिक। नहीं, यहाँ अभी अगर हम बात करते हैं, देखो व्यवसाय अगर हम कहते हैं ना सर, तो यहाँ पे प्रशिक्षण शामिल करते हैं। अब देखो आप डिग्री कर रहे हैं, अब हर प्रोग्राम में प्रशिक्षण नहीं होता है ना? हर प्रोग्राम में, हाँ, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर इसके आधार पे अगर सवाल बनता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 की आई है, उसके आधार पे, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता है वो 6ठी क्लास से ही कोई ना कोई ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। 6ठी क्लास से भाई कहीं पेपर बनाना, एनवलप या कैंडल, मोमबत्ती इत्यादि चीज़ों को लेकर बेसिकली ट्रेनिंग देने की बात की गई है कि एक सब्जेक्ट होगा उसमें। तो अगर होता ना क्वेश्चन NEP को लेकर, तो मैं आप सबसे कहता कि थोड़ा सा झुकाव आप कर सकते थे व्यवसाय की तरफ। लेकिन अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप शुरुआत से व्यवसाय, तो बेसिकली जैसे आप B.Ed कर रखे हैं या MSW कर रहे हैं, वहाँ पे मिल रहा है ट्रेनिंग, है ना? ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ पर मिलता है, जहाँ बेसिकली प्रैक्टिकली वहाँ पे होता है। तो शिक्षा के विषय के रूप में समाज कार्य का जो नेचर है वो प्रतीत होता है वैज्ञानिक तरीके से। वो कैसा था? वैज्ञानिक। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, तरीके से कार्य को करते हैं सुचारू तरीके से, तो वो बेसिकली क्रियाएं आपकी शैक्षिक विषय के रूप में करते हैं। उसका नेचर ही है। अब ये जरूरी नहीं केवल शिक्षा के विषय में ही हो, और भी विषय को आप शामिल कर सकते हैं, है ना? कोई ज़रूरी ये नहीं कि आप विषय के ही रूप में आप यहाँ पे शामिल करें, सर आप शामिल कर सकते हैं। सर इसका मतलब फिर ये हुआ सर कोई सभी क्षेत्रों उसमें सर वैज्ञानिक मतलब प्रकृति जो होगी वो वैज्ञानिक रहेगी। नेचर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको जैसे सामाजिक क्षेत्र ले लेते हैं हम, नैतिक क्षेत्र ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इत्यादि जो भी पार्ट आता है, मनोसामाजिक, सामाजिक, भाषाई इत्यादि समाज कार्य के अंतर्गत हम जब भी कोई क्रिया करेंगे उसका नेचर ही वैज्ञानिक विधि बताता है। लेकिन सर मैंने इसका तर्क ये लगाया था कि सर आज के टाइम में अगर आप शिक्षक को मतलब ये शिक्षण देखें तो सर ये व्यावसायिक के रूप में चल रहा है। नहीं, व्यवसाय के रूप में अगर आप देख रहे हैं सर, तो व्यवसाय के रूप में मेरे समझ से शायद तब आप ये सोच रहे हैं कि लोग अपने अर्न को लेकर, हाँ सर, हाँ, तो अपने अर्न का लेकर कभी क्या होता है, ये स्वार्थ की बात हो जाती है, अपने हित की बात हो जाती है। तब अगर वो व्यवसाय अगर आप सोच रहे हैं तो, है ना, तो वो स्वार्थ हो जाता है वहाँ पे। तो स्वार्थ ये निगेटिव शब्द बन जाएगा फिर, इस ठीक है सर, ठीक, निगेटिव पार्ट बन जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान को एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में किसने परिभाषित किया है? गुडे और हार्ट। ऑप्शन सी, गुड एंड हार्ट। गुड एंड हार्ट ने। देखिए, मैं आपको बता दूं, समाज कार्य की परिभाषा में ना कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है ना? अब सवाल ये था कि विज्ञान को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को संकलन के रूप में किसने शामिल किया है ना? तो विज्ञान को, यहाँ बात है विज्ञान को, ना कि समाज कार्य को। यहाँ परिभाषा अगर दिया इसने, तो किसकी परिभाषा दिया है इसने? साइंस की। अच्छा, जब हम लोग साइंस पढ़ते थे 6ठी क्लास में, 7वीं 8वीं में, तो एक परिभाषा ये लिखवा दिया जाता था या रट्टा मरवा दिया जाता था कि भाई साइंस की परिभाषा बताइए। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते थे, है ना? इस तरीके से रटवाया जाता था बचपन में हम लोगों को। तो आप यही परिभाषा आप याद रखिए केवल कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित या व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में अगर किसी ने परिभाषा दिया है तो वो गुड एंड हार्ट ने दिया है।
ठीक है, विज्ञान को। ये समाज कार्य की परिभाषा नहीं है, ये विज्ञान की परिभाषा एक प्रकार से दर्शाई गई है यहाँ पर गुडेनहार्ट के द्वारा। क्योंकि समाज कार्य की जो प्रकृति है ना वो शैक्षिक रूप से आपको देख रहा है कि भाई वैज्ञानिक है। फिर अगर हम बात करते हैं मानवतावाद उसमें निहित है। फिर उसमें अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य के किसी भी प्रकार की जाति, रंग, भेद, जाति, लिंग, धर्म पर आधारित किए जाने वाले जो भेदभाव है उसके विरुद्ध है। ये भी एक प्रकार का उसका नेचर ही तो है ना, उसका नेचर है। इसको नेचर का मतलब क्या होता है, उसकी प्रकृति। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रश्न अप्लाइड है, कॉन्सेप्चुअल है। यदि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्राथमिकता देनी होगी इस प्रश्न में। जरा मुझे बताइए कि समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य कौन सा है। प्लीज बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सर ऑप्शन सी। सर समाज तथा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान, सी ऑप्शन। यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी। समस्याओं की समीक्षा करना और विश्लेषण करना, ये कोई कि आप कहो कि सबसे पहले हम इसी को तथ्य की प्राथमिकता दे दें, तो ये कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन देखो, बेसिकली क्या माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन होता है समाज कार्य के माध्यम से, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, देखो जागरूकता उत्पन्न करना हो सकता है मे बी, और समाज और व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना ये भी हो सकता है। मतलब आप सोचिए कि ए और सी और डी हो सकता है, लेकिन सी और डी तो बेसिकली ऐसे लग रहे हैं दोनों जो इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा। लेकिन इनमें अगर प्राथमिकता अगर आपको देना है ना तो आप ऑप्शन सी को दीजिए, क्योंकि समाज और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान बेसिकली यही समाज कार्य का लक्ष्य माना जाता है। मेन मोटो यही है कि समाज में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कर दो, और व्यक्ति की अगर कोई समस्या है तो उसकी भी समाधान कर दो। अब यहाँ ये नहीं कि कोई ग्रुप हमने छोड़ दिया, कम्युनिटी हमने छोड़ दिया, और भी एरिया हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसमें समाज अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब है सारा पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, तो बृहद समाज को रखिए बृहद के रूप में, और व्यक्ति को रखिए सूक्ष्म के रूप में। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं बृहद और सूक्ष्म की समस्याओं का समाधान बेसिकली समाज कार्य का उद्देश्य या लक्ष्य कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, ऑप्शन डी सर। डी होगा। बिल्कुल आपने सही बताया कि पर्यावरण भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है ना। अच्छा, इसमें यहाँ ना बहुत सारे, जैसे सामाजिक सुरक्षा हो गया, ग्रामीण विकास हो गया आपका, है ना, बहुत सारे एरियाज इसमें टच होते हैं। समझ रहे हो आप, विद्यालय समाज कार्य हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, बाल विकास हो गया, वृद्धों का कल्याण हो गया, है ना, कानूनी सहायता हो गया, पर्यावरण संतुलन, श्रम संगठन, महिला सशक्तिकरण, युवा का क्षेत्र, वृद्धों का क्षेत्र, बच्चों का क्षेत्र, ये बहुत एरिया है। अब वैकेंसी आती वैसे बहुत कम है, लेकिन क्षेत्र अगर इतना हाँ सर। होने के बावजूद समाज कार्य का विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है, बताइए। समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किनको शामिल करना आप उचित समझते हैं? सर डी। सर उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। इसका भी। अच्छा, ऑप्शन डी अगेन आपने जवाब मुझे दिया है, और आपका अगेन आपका यह ऑप्शन सही गया है कि सामाजिक प्रतिरक्षा हो गया, आपराधिक सुधार हो गया, सामाजिक नीतियाँ, नियोजन और विकास, सामाजिक न्याय व्यवस्था और प्रोत्साहन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो दी जाएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये समाज कार्य के कुछ सिद्धांतकारी विद्वान थे जिन्होंने अपने मूल्यों के साथ साथ सिद्धांतों को भी एक प्रकार से एक्सप्लेन किया था, जिनमें एक विद्वान का नाम आता है कॉस, दूसरे का नाम आता है कचलकोनफ, तीसरा का आता है मिर्जा अहमद। ठीक है, इसी तरीके से कुछ 3-4 विद्वानों के नाम रिप्रेजेंट होते हैं ऐसे सवाल में। तो प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे ये फैक्ट है और इसको आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा समझिएगा। कॉस के द्वारा समाज कार्य के संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया। मैं आपको बता दूं, इनका बड़ा ही बेसिक चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में इनका नाम बेसिकली आता है। पहले तो मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही होगा। गोपनीयता के महत्व पर इन्होंने बल नहीं दिया है। इन्होंने ना जब समाज कार्य के मूल्य बता रहे थे तो उन्हीं में सिद्धांतों का इन्होंने उल्लेख किया, कहा कि मनुष्य की योग्यता और उसकी गरिमा, ये बेसिकली ना समाज कार्य के प्राथमिक मूल्य या सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि योग्यता एवं गरिमा, ठीक है, और संपूर्ण मानवीय सहायता। ठीक है, संपूर्ण मानवीय सहायता यहाँ पर आप शामिल कर सकते हो, मतलब उसका मानव की मदद करना, मानवीय सहायता। और तीसरा, मतभेद के संदर्भ में सहनशीलता, सहनशीलता। और इंडिपेंडेंसी को क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। और मनुष्य की प्रकृति के कारण होने वाले खतरों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा करना।
यानी अस्तित्व की सुरक्षा, और आत्मनिर्देशन, आत्मनिर्देशन यहाँ पर है भी, ठीक है, और अनिर्णायक मनोवृत्ति भी है, रचनात्मक सामाजिक सहयोग, कार्य के महत्व और खाली समय का रचनात्मक उपयोग, यानी रिक्रिएशनल को क्या बोलेंगे, मनोरंजनात्मक गतिविधि, मनोरंजनात्मक गतिविधि मतलब इसका होता है खाली समय का यूज़ करना। जैसे मान लीजिए अगर आप खाली समय बैठे भी हैं तो उस समय एक्सरसाइज करवा लेना या योगा कर लेना, ये सब भी एक प्रकार की एक्टिविटी कहलाती है, और ये खाली समय का सदुपयोग। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी डाउन जा रही है। अच्छा 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 अच्छा, खाली समय का यस सर, रोज basically- की अपेक्षा बहुत कम है आज। रोज की अपेक्षा आज बहुत कम है। हाँ Yes, सर, ऐसा ही sir. प्रतीत हो रहा है। अच्छा जी, साउंड ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा लग रहा है आप थके हुए हैं शायद। नहीं थके तो हुआ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सर सा को तो साउंड ठीक लग रहा हाँ, है। देखिए जैसे योग्यता, गरिमा, संपूर्ण मानवीय सहनशीलता, स्वतंत्रता, अस्तित्व, आत्मनिर्देशन, मनोरंजनात्मक एक्टिविटी, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं या गतिविधियाँ हैं ये सभी कहलाती हैं कॉस के द्वारा सिद्धांत, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा गोपनीयता मैंने कहीं नहीं बताया है, और ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो जा रहा है वो आपका डी सही होगा। समाज कार्य में मतभेदों के संदर्भ में व्यक्ति या कार्यकर्ता को किस गुण का परिचय देना चाहिए, व्यक्तिवादी का या सहनशीलता का या आत्मविश्वास का या परोपकारी स्वभाव का? जवाब बताइए अब ऑप्शन। सर आत्मविश्वास। सर सहनशीलता बी। बी होगा सर। बिल्कुल सहनशीलता का दर्शाना चाहिए, है ना, हमेशा जो है सहनशील रहना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्यक्ति और कार्यकर्ता के किन गुणों का परिचय देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सहनशीलता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति को पारस्परिक निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है ना, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, 14 नंबर का सवाल, प्लीज़ एक बार मुझे बताएं। नहीं पता सर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो परिभाषा बेसिकली गेशेल-कोनोफ्का की है ना। गेशेल-कोनोफ्का ने बेसिकली क्या बताया है कि व्यक्ति की पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, है ना। इनकी डेफिनेशंस है ना, क्या है ये, इनकी परिभाषा है कि प्रत्येक व्यक्ति का आदर, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार, है ना, ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, और व्यक्तियों के पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वाहन करना, इसी शब्द को दर्शाया गया है गेशेल-कोनोफ्का के द्वारा। ये आपका ना मूल्य है, समाज कार्य के मूल्य कह लीजिए या आप कह लीजिए सिद्धांत। एक बार सवाल आया था कि समाज और व्यक्ति दोनों जो है अन्योन्यश्रित है। अन्योन्यश्रित का मतलब होता है रेसिप्रोकल होना, यानी पारस्परिक होना, तो वो गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है। वहाँ क्या नाम आता है, हैमिल्टन का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है समाज कार्य संबंधित कार्यों में व्यावसायिक संबंधों को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए। समाज कार्य संबंधित कार्यों में व्यावसायिक संबंधों को किस प्रकार, सर गोपनीय। गोपनीय ये स्वाहित और सार्वभौमिक और स्वैच्छिक, ये आपके साथ होना चाहिए। देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि जो ऑप्शन आपने बी बताया है गोपनीयता, समाज कार्य संबंधित कार्यों में, संबंधित का मतलब कार्य से संबंधित, किससे, कार्य से संबंधित। यहाँ पे देखो लिखा हुआ सवाल में कहा कि व्यावसायिक संबंधों को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए, तो सार्वभौमिकता के रूप में तो बेसिकली देखो हो तो सकता है, लेकिन उतनी प्राथमिकता मैं कहूँगा आप लोग को मत ना दे तो बेटर रहेगा। गोपनीयता ही नहीं होगा सर, क्योंकि हाँ। प्रोफेशनल रिलेशन के बनाने के लिए सार्वभौमिक तो होगा नहीं सर। देखिए मैं वही चीज़ पे आ रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हमें मान लीजिए ज़रूरत पड़े तो सेवार्थी से अगर कोई डेटा अगर उसको देना है किसी को, और मुझे नीड लगता है कि भाई वो डिप्रेशन से ग्रसित है, या कोई मान लीजिए उसके ऊपर बीएम थेरेपी लगानी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, तो वहाँ पे हमें सार्वभौमिकता के भी पाठ हम नहीं कर सकते कि सार्वभौमिक है वो, है ना, वहाँ सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। तो सार्वभौमिकता के रूप में तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वैच्छिक का मतलब स्वतः हित के लिए या स्वयं हित के लिए, मतलब स्वैच्छिक प्रक्रिया और यह पे आप स्वहितार्थ, दोनों मीनिंग एक दर्शाता है। अतः आपका ना ही सी होगा ना ही डी होगा, और केवल गोपनीयता यहाँ पर एक पॉजिटिव शब्द है इस प्रश्न का, ऑप्शन बी यही ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए समाज कार्य के अनुसार देखिए आर्थिक
भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे ना होकर किस पर होनी चाहिए? मतलब प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे ना हो तो सर उपलब्धि। किस पर होना चाहिए? बी सर, उपलब्धि के मानक। यानी इसका मतलब आप कह रहे हैं अर्जित। हाँ सर अर्जित। लेकिन अब सेवार्थी की परिस्थिति सर। हाँ, ये सवाल सही दिया। करती है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। मैं एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को। देखिए, आप कह रहे हैं सेवार्थी की परिस्थिति। मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा कि समाज कार्य के अनुसार आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे ना होकर किस पर होना चाहिए? तो देखिए, आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे नहीं होने के बजाय तो हमें अर्जित पे होना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखने पे, यानी मॉडिफिकेशन पर, यानी परिमार्जन पर। और परिमार्जन, मॉडिफिकेशन, अर्जित शब्द जो होता है उपलब्धि का मानक होता है। यानी उपलब्धि का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट करना, हमने प्राप्त किया। अर्जित। अर्जित करना, उपलब्धि का मतलब यही होता है। और सेवार्थी की परिस्थिति, सेवार्थी की परिस्थिति केवल यहाँ पर आपको ना क्लाइंट का स्टेटस दिखा रहा है। आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ना होकर सेवार्थी की परिस्थिति पे हो, तो सेवार्थी की परिस्थिति पे अगर होगा तब भी कार्य नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए ज़रूरत, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे अभी। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी सेवार्थी, कोई क्लाइंट का, और उस सेवार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन, ऑपरेशन होगा तभी वो ठीक ठाक होगा, अदरवाइज़ ठीक नहीं होगा। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, है ना, तो आवश्यकता पड़ने पर उसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर तो वो बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले लेगा, है ना। आपको पता है, आप जानते हो कि मेडिकल लाइन से हैं, मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए वो सेवार्थी करवाना नहीं चाहता, इसका मतलब है कि सेवार्थी का वो स्टेटस है, सेवार्थी का वो स्टेटस है, वो करवाना नहीं चाहता। तो देख ना, एक मिनट ज़रा होल्ड रखना, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, मेरी बात को सुनिए आप अच्छे से। तो मैंने कहा कि आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे ना होकर किस पर होनी चाहिए? तो देखिए, उपलब्धि पर होना चाहिए, ना कि सेवार्थी की परिस्थिति पर, है ना। तो आप सभी लोग यहाँ पे कह सकते हो कि ऑप्शन जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सही अगर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। समझ में आ गया ये सवाल? सर ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके, सुनिए मेरी बात को फिर दोबारा सर। देखिए सर, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मैंने कहा कि भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे ना होकर, मतलब प्रदत्त क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात जो चीज़ें मिली हुई है उसी को हम लोग आप सर उस पे एक दो दिन पहले आप स्टेटस पढ़ा रहे थे, उसी को प्रदत्त सर। तो हाँ, वो प्रदत्त जी उसी पर है, उसी पे सवाल है। ये अभी हम लोगों ने हाल ही में किया है, बिल्कुल सही आपने कहा है सर। तो जन्मजात भी होता है सर, और अर्जित भी तो होता है तो सर। देखिए मेरी बात सुन लीजिए आप लोग प्लीज़ एक बार। देखिए मेरा कहने का मतलब है, प्रदत्त जो चीज़ें होती हैं वो जन्मजात चीज़ों पे रिप्रेजेंट होती है, और अर्जित बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हम, जैसे शिक्षा है, हमने एक्वायर कर लिया है ना, अर्जित कर लिया। शिक्षा के माध्यम से अब हम समाज के मुख्य धारा से जुड़ गए, तो ये हमने एक्वायर कर लिया, यानी उपलब्धि कर ली। तो ये चीज़ें दर्शाती। तो अब हमें, जैसे कोई पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं हमारे साथ, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो कार्य बेसिकली सही ढंग से, सुचारू ढंग से कहलाएगा ही नहीं, आपका बेटर मानेगा ही, मतलब माना ही नहीं जाएगा। तो मॉडिफिकेशन, ये पुरानी बातें दर्शाइए आर्थिक प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे। अब देखो, अब समाज कार्य अगर आप पहले वाला आता, वही प्राचीन काल वाला चला आता, तो बताइए समाज कार्य के अनुसार अगर हम बात करते वही प्राचीन समय का चला आता, तो क्या आज व्यवसाय समाज कार्य हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो हमने उपलब्धि का मानक रखा था, तभी तो व्यवसाय समाज कार्य हुआ। प्रदत्त का मतलब वही है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, लेकिन प्रदत्त पे होना ही नहीं चाहिए, वो एक्वायर पे होना चाहिए, यानी नई नई टेक्निक पे होनी चाहिए, नई नई वैज्ञानिक विधि पर होना चाहिए, प्रविधि पे होना चाहिए, सिद्धांत पर होना चाहिए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? प्लीज़। हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर। ये बताइए सर, जो आर्थिक स्थिति है सर उसको हम अर्जित ही तो करेंगे। देखो ये तो आपके यहाँ, तो मैंने ये जो चीज़ें दर्शाई गई है आर्थिक भूमिका, तो आर्थिक भूमिका प्रदत्त स्थिति के आधार पे ना होकर अर्जित होकर होना चाहिए, यानी उपलब्धि के मानक पर होना चाहिए, अचीवमेंट के आधार पे होना चाहिए। जी सर, समझ आया अभी। यहाँ बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि भूमिका जो दर्शाई जा रही है आर्थिक भूमिका को लेकर, तो आप फाइनेंशियल चीज़ को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे सर, तब भी वित्तीय चीज़ों को रूप में भी, तब भी उपलब्धि के मानक पर भी होगा।
ना कि आप समाज सेवा कर रहे हो, है ना, ना कि समाज सेवा कर रहे हो। समाज अब आप पढ़ लिख के आप समाज सेवा करोगे तो फिर उनके में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप ट्रेडिशनल सोशल वर्कर हैं, एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, थेरेपी देंगे, बीएम की थेरेपी देंगे, 45 मिनट का तो आप उसका चार्ज लेंगे, है ना। और ऐसा होना ही चाहिए, फ्री का काम थोड़ी है भाई, हमने पढ़ाई कर रखा है ना, इसके लिए। तो इसका काउंसलिंग का चार्ज लगता है भाई, हर चीज़ का काउंसलिंग ले रहे हो, या अभी आप चले जाओ डॉक्टर के पास डिस्पेंसरी पर, देखिए उनसे बात करने के लिए भी वो लोग काउंसलिंग के लिए बेसिकली। थेरेपी आप भी तो लेते हैं सर, थेरेपी हाँ आप भी तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, समाजकारी मूलभूत रूप से किस प्रकार जो है किस पर विश्वास करता है। समाजकारी मूलभूत रूप से, मूलभूत का मतलब होता है एक प्रकार से रेडिकल, है ना, रेडिकल टाइप का, है ना। अब बताइए किस प्रकार का विश्वास करता है समाजकारी मूलभूत रूप से। सर सामाजिक सामाजिक न्याय। बिल्कुल, समाजकारी मूलभूत रूप से किस पर विश्वास करता है, तो मैं आपको बता दूं ये 110% ऑप्शन सही है, सी, सामाजिक न्याय पर होता है। आर्थिक न्याय होगा ही नहीं, राजनीतिक न्याय तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मौलिक न्याय थोड़ा सा सोच सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि मूलभूत जो किस पर विश्वास करता है तो सामाजिक न्याय पर, सोशल वर्क न्याय पर बात करता है भाई, जस्टिस पर, है ना, समाज के न्याय पर। जी सर। समाज कार्य की लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया गया। सर ऑप्शन बी। एक ट्रिक यहाँ पर बना लीजिए, बी आप ऑप्शन अगर सर। नए बच्चे हैं तो जिस ऑप्शन में राजनीति शब्द लिखा रहे वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ये ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। जिस पॉइंट में राजनीति लिखा हो, तो राजनीतिकरण करना बेसिकली सोच लो, बताइए राजनीति करेगा कि सामाजिक विकारों का निराकरण करेगा, सामाजिक सहयोग करेगा, सामाजिक जो संस्थागत ढांचे है उसमें समायोजन करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगा। तो हमारा काम तो ये सारा है, ना कि राजनीति करना, है ना, 3 का 5 करना, ये सारा कार्य नहीं है हम लोगों का, ठीक है, गलत है ये ऑप्शन बी। सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है, डैश या कॉमा, या कथन किस विद्वान का है। समृद्धि प्राप्त करना है, बताइए सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है, या कथन किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः बता सकते हैं तो हैमिल्टन। सर हैमिल्टन। आपने अगर हैमिल्टन का नाम यहाँ पर लिया है तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि हैमिल्टन यहाँ पर करेक्ट जवाब माने जाएंगे, ठीक है, सही जवाब आपने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समाज कार्य प्रक्रिया के रूप में समाज कार्य का स्वरूप किस प्रकार का होता है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है ना यूनिट नंबर 1 से हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल किसी बच्चे ने कहा था कि यूनिट नंबर 1 से सर कुछ क्वेश्चन लीजिए, तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप पता चलेगा आप सर लोग डी होगा इसका। वस्तुनिष्ठ। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 20 का बहुत जल्दी जवाब आप लोगों ने दिए हैं, लेकिन यहाँ पे वस्तु सहायता मूलक। बिल्कुल, ये बच्चे ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहायता मूलक व्यावसायिक सेवा होना चाहिए। देखिए मेरा कहने का मतलब है समाज कार्य एक प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में अगर कार्य करता है तो जैसे देखिए क्या है, अध्ययन है, निदान है, उपचार है, मूल्यांकन है, अनुवर्तन है ना, अनुवर्ती, उसके बाद फिर प्रवेश वगैरह आ जाता है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय क्या है यहाँ पे कि प्रोसेस समाज कार्य की प्रक्रिया में ना समाज कार्य का स्वरूप बेसिकली सहायता मूलक है। तो हम अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्ती, ये वाली जो प्रक्रिया है ये सहायता मूलक है। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि हेल्पिंग नेचर वाला कार्य है एक प्रकार का। वस्तुनिष्ठता एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर किसी विषय पर बातचीत कर देना, है ना, पर्टिकुलर इस पे नाम आ जाता है, जो कि ये प्रोसेस होता ही नहीं, है ना। और भावनात्मक तरीके से भी यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, और संवेगात्मक, ये दोनों ए और बी तो पूर्णतः रूप से नेगेटिव ही है। वस्तुनिष्ठता आप थोड़ा सा सोच रहे थे, लेकिन देखिए ये वस्तुनिष्ठता तब सोचेंगे आप जब आपके समय सवाल पूछेगा केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, तब उन दौरान में आप वस्तुनिष्ठता का चुनाव करिएगा, तब हाँ सर, हाँ बिल्कुल। यहाँ तो समाज कार्य की प्रक्रिया था, अतः यहाँ पर आप लोग कहेंगे सहायता मूलक कार्य। तो मैंने होल का मतलब क्या था, समाज, मैंने होल लिया समाज के रूप में, तो होल ही में समस्या का समाधान भी आएगा, यानी उत्तर भी होल में ही आएगा। तो होल में उत्तर आने का मतलब है सी ऑप्शन, सहायता मूलक।
होल का मतलब संपूर्ण बता रहा हूँ मैं, होल मीन्स होता है संपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में बात कर रहा था। अगर प्रक्रिया के बजाय कुछ और शब्द होता तो शायद विषय वस्तु के रूप में आता, वहाँ पर केस वर्क डाल देता, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क डालता, तब आ जाता विषय वस्तु। फिलहाल हम बात करेंगे व्यक्ति के आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार माना गया है क्वेश्चन नंबर 21 में। सर ऑप्शन डी। नहीं, ऑप्शन डी होना चाहिए, समुदाय में। व्यक्तिक आधार पर, यानी व्यक्ति, देखिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर प्रश्न कर रहा हूँ तोड़ के, उसी तरीके से आपको भी परीक्षा में अपने पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स देना है, सकारात्मक अनुक्रिया करनी है आप लोगों को। तो व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार माना गया। तो देखिए सामुदायिक स्तर पर भी है, समुदाय में व्यक्तियों की सहायता भी है, व्यक्तिगत रूप से समाज कार्य में भाग लेना है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता करना है। देखिए व्यक्तिक आधार पे जरा बताइए, व्यक्तिक आधार पे ऑप्शन कौन सा सही जाना चाहिए? सर डी। देखो व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता करना, तो ये भेदभाव आ गया मैडम। सर यही तो समझ नहीं आ रहा सर, भेदभाव कैसे आ गया? मतलब ये तो होती है ना सर फिर देखिए, व्यक्तिगत अभी स्तर पर। अभी सुनिए मेरी बात अभी सेकंड ऑप्शन होना बोल चाहिए। देते हो, है ना। आप मेरी पहले पूरी बात सुन लिया करो आप। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्यक्तिक आधार पर, है ना, व्यक्तिक आधार पर। अब हमारे सामने तो यहाँ पर लिख दिया इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्लिक चिन्ह भी लगाया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा समाज कार्य का मुख्य आधार, यानी मुख्य आधार आपसे पूछा है सवाल, और वो भी पर्पस रखा है व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, है ना, बेस बनाया है व्यक्ति को लेकर। क्रियाएं आपकी होल पर है, संपूर्ण पर है, ठीक है। यदि व्यक्ति के आधार पे मान लीजिए कोई नाम दे देता, सीमा, रीमा, या कोई क्लाइंट या सेवार्थी, तब आप सर कहते ना तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता बन जाता, तो वो सही था। यहाँ मैं भेदभाव इसलिए कह सकता हूँ कि समाज का मुख्य आधार सवाल दिया है और आप कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, तो मैं इसलिए डी को काट देता हूँ। क्लियर सर, क्लियर। फिर आपसे कहता है अगला ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं, फिर देखिए कोई बच्चा कह रहा था, ए वाला ऑप्शन भी बता रहा था, सामुदायिक स्तर पर भी सहायता करना। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सामुदायिक स्तर करने का मतलब क्या होता है, व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार क्या मान सकते हैं हम। देखो सामुदायिक स्तर पर सहायता करना, सामुदायिक स्तर पर मतलब हमने क्या कर दिया कि कोई सामुदायिक लेबल है ना, और उनके स्तर पर हम मदद कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसमें ये व्यक्ति शब्द मेंशन नहीं किया सामुदायिक स्तर पर। देखो समुदाय में ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि सदस्य हैं तभी तो समुदाय है, ये दिमाग में आपकी बातें ये आ सकती है, तभी तो सामुदायिक स्तर है वो, और ये सत्य बात है। लेकिन प्रश्न के आधार पर हमें चलना है, व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार क्या हो सकता है, तो सामुदायिक स्तर पर सहायता करना। तो सामुदायिक स्तर पर सहायता करने का आशय हमारा क्या बन सकता है, कोई मोटो बनना चाहिए, जो मोटो समाज कार्य का मुख्य आधार बनता, लेकिन यहाँ पर सामुदायिक स्तर में ना रिलेट नहीं कराया है। जैसे ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखिए, अभी आप बी पढ़ेंगे तो आपको ए ऑटोमेटिक आ जाएगा, समुदाय में ना व्यक्तियों की सहायता करना। अब देखिए व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार माना जाता है कि समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करना, समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करना। बताइए आपने कम्युनिटी वर्क में जो व्यक्ति हैं उन्हें जो है समाज का मुख्य आधार बनाकर उन्हें उनकी मदद कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के आधार पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपने समुदाय में व्यक्तियों की सहायता की है। यहाँ जो सामुदायिक स्तर था ना, वहाँ आपके सामने ना व्यक्तिक आधार नहीं आता, यहाँ पे जानते हैं क्या आता है, यहाँ पे वेलफेयर कार्यक्रम आता है, कल्याण कार्यक्रम आता है। अब सवाल कल्याण कार्यक्रम कैसे आएगा, ज़रा ध्यान सुनिएगा। सामुदायिक स्तर पर सहायता करना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कल्याण कार्यक्रम आएंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको, स्वास्थ्य सेवाएँ आएंगी, चिकित्सा सहायता आएंगी, स्वास्थ्य शिक्षाएँ आएंगी, संसाधन जो है प्रदान करने वाली प्रक्रियाएँ इसमें शामिल हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ें शामिल होंगी, सेवाएं इसमें शामिल होगी पहले वाले ऑप्शन में। लेकिन समाज कार्य का मुख्य आधार माना गया सेवाओं के साथ, ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं के साथ व्यक्ति की सहायता करना, यानी यहाँ पे सेवा भी है और व्यक्ति भी है, दोनों है, अतः व्यक्ति का आधार समाज कार्य का मुख्य आधार माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, क्लियर। नहीं देखिए कोई बच्चा और है,
शुरू में मैडम वही बता रहे थे सर, बी ही बता रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फिर यही चीज़ आपको ध्यान रखना। देखो जब तक सवाल को आप तोड़ोगे नहीं ना, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में इसी तरीके से आएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, अपने तर्क से करोगे ना, अपने तरीके से, तो आप अच्छा जवाब दे के आओगे। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी प्रश्न बेसिकली जो है टफ नहीं है। पश्चिमी देशों में समाज कार्य सर्वप्रथम किस रूप में प्रारंभ हुआ? धार्मिक। धार्मिक। राजनीतिक समाजों। धार्मिक सर। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों ने धार्मिक चीज़ें बताया। पश्चिमी देश ईसाई आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया है ना। हाँ सर। बिल्कुल। तो समाज कार्य का अगर मैं रुख करता हूँ ना, भारत में अगर आया भी है ना, तो पश्चिमी देशों से ही भारत में आया है। पहले धर्म जो चलता था, धर्म के माध्यम से ही समाज कार्य किया जाता था। इंग्लैंड, हाँ सर, पोप वगैरह। हाँ, यूएसए और यूके कि यहाँ पर हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि इंग्लैंड और यूएसए, अमेरिका में पहले चर्च के माध्यम से, किसके माध्यम से? चर्च के माध्यम से क्या किया जाता था? जन कल्याणकारी कार्य किए जाते थे, कल्याणकारी कार्य किए जाते थे, ठीक है, कार्य किए जाते थे, ठीक है। धीरे धीरे स्थिति बदलती गई, जन सहायता का विधिक रूप प्रदान हुआ। तो इंग्लैंड में एक कानून आया 1536 में, कानून बना जिसमें निर्धनों की सहायता के लिए कार्य योजना बनाई गई थी, और उसके आधार पर धीरे धीरे हर जगह वो परिवर्तित होने लगा। अतः पहले चर्च के कारण अगर जो जन कल्याण हो रहा था, तो चर्च वाली जो प्रक्रिया थी वो धार्मिक थी, वो धार्मिक थी। अतः आप विकल्प ए का ही चुनाव करें। सामाजिक कार्य के संबंध में सर्वप्रथम किस देश में विधिवत कानून बनाया गया था? वाह, सर इंग्लैंड सर, इंग्लैंड। अच्छा, इस बार आप मुझे बताइए, 22 अगस्त वाला एग्ज़ाम बढ़िया से करोगे ना? जो रह गया वादा है सर आपसे। हाँ, वादा है। जो आप लोगों का रह गया था कसर 18 जून को, इस बार 22 तारीख को ना वो निकाल देना है। कैसे निकालना है, यही आपको ध्यान देना है कि हर एक प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पूरा पढ़ना है। ये सर तो कर दो, ये सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। हाँ, बस वही काम करना है इस बार 22 अगस्त को सुबह में 9 बजे से, ठीक है। जी सर, तो देखिए इस बार समाज कार्य, बहुत स्पीड चलेगा। बिल्कुल। अब बताइए सबसे विधिवत कानून बनाया किसने? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। अच्छा, ईरान तो हटा दीजिए। सर भारत भी हटा दीजिए, अमेरिका भी, इंग्लैंड। अरे सभी हटा दोगे आप, एक को तो रखो। सर इंग्लैंड, इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ इंग्लैंड आपने रखा, बहुत बढ़िया जवाब। क्योंकि यूके का कॉपी किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका ने। और भारत आया 1936 में। तो विधिवत कानून तो सबसे पहले जाहिर सी बात है यूके, यानी इंग्लैंड में रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो इस आधार पे आप सोचिए कि भाई भारत में 1936 में आया, अमेरिका ने कॉपी किया है इंग्लैंड वालों का, अतः तो अमेरिका को हम कह नहीं सकते, है ना। और फिर रहा बात इंग्लैंड, तो इंग्लैंड आप लगा दो। पहले हम जब बचपन में थे, हमने तब उस समय समाज कार्य तो नहीं पढ़ा था, लेकिन 8-9 में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें पता था, लोग गांव में हम लोग बातचीत करते थे, भाई अमेरिका बहुत आगे था, फिर भी अमेरिका कॉपी करता है। ये हम गांव के जो बच्चे थे ऐसे बोलते थे, अमेरिका जो हाँ सर, हाँ। तो हालांकि उस समय की बात है, और ये बात सत्य भी है। देखो अभी भी ये चीज़ें हैं, होती है। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड में ना समाज कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष लंदन चैरिटी संगठन की स्थापना हुई? देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है, जवाब बता सकते हो, पढ़ा चुके? 1869 डी ऑप्शन सर। 18 डी। अच्छा जी, डी 1869 लंदन चैरिटी संगठन। अमेरिका का नाम बता सकते हो आप? अमेरिका वाला 1877। का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने हेतु 1869 लंदन में बेसिकली इसकी स्थापना की। आपने ये बात सही बताया, प्लीज़ एक बार म्यूट भी रहें आप लोग, है ना। तो इन सर संस्थानों आपकी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है। क्या हो रही है? आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है क्या आप लोगों के पास? क्लियर है सर, क्लियर है। अभी सर क्लियर है, लेकिन सर कभी धीरे आ रही है, कभी सही आ रही है, कभी फिर धीरे चली जा रही है। अच्छा, कभी धीरे हो रही है, कभी स्लो हो रही है। एक्चुअली ऐसा तो रीज़न तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ। कारण ये है कि आज मैं क्लास में जो जहाँ से ले रहा था वहाँ से नहीं ले रहा हूँ, किसी अदर जगह से ले रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसे इश्यूज़ बने, लेकिन अभी मैं इसलिए थोड़ा तेज़ आवाज़ में भी बोल नहीं रहा हूँ, है ना।
ना आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड आवाज़ मेरे यहाँ से आती रहती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, समाज कार्य का उद्देश्य 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? अच्छा, ये तो अभी आपने ऊपर बता भी दिया है, अमेरिका। अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। समाज कार्य के संबंधित जो है कहा गया कि कार्य के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ये देखिए सवाल अच्छा भी है, आप बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन, चलिए जवाब अपने आपको बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका मैं जानना भी चाहूँगा 26 का जवाब भी आप लोगों से। अमेरिका सर। हाँ, यहाँ पर अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई सबसे पहले अगर क्या नाम है यूके में आया है तो हो सकता है यूके ने स्टार्ट किया, नहीं। ट्रेनिंग वाला प्रोसेस के आधार पर अगर हम बात करते हैं विशेष प्रशिक्षण देने की शुरुआत को लेकर सर्वप्रथम, तो वो नाम यहाँ पर देखिए ना, समाज कार्य के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण देने के परिप्रेक्ष्य में तो अमेरिका, अगर अमेरिका नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो आप इंग्लैंड को लगाते, उसके बाद भारत में आया था उसके बाद। लेकिन अगर हम बात करें भारत की परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सवाल इस बार अगर बनेगा तो ये इस तरीके से सवाल नहीं बनेगा, अगर बन भी गया तो विशेष प्रशिक्षण देने का शुरुआत सर्वप्रथम अगर किया है तो वो अमेरिका ने किया है, तो अब बनेगा तो भारत से बनेगा। और व्यवसाय समाज कार्य, देखिए भारत में समाज कार्य शिक्षा का प्रशिक्षण जो है बेसिकली 1936 मुंबई में प्रारंभ हुआ। भारत में समाज कार्य का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुरानी सभ्य समाज की व्यवस्था है। तो हमारे देश में समाज कार्य की एक ऐसी गतिविधि के रूप में ये प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को और समूहों की बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं के परस्पर राहत प्रदान करने लगा। तो इस संदर्भ में आप ये बातें कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये कार्य हुआ। हालांकि व्यवसाय के रूप में समाज कार्य की शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। सामाजिक कल्याण एजेंसियां भी दिखाई पड़ी थी वहाँ पर। ऐसी गरीबी और असमानता से समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर समाज के लिए प्रयास भी किए गए थे, है ना। तो इन संदर्भों में नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। अतः मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा अमेरिका को लगाएं, विशेष प्रशिक्षण देने के परिप्रेक्ष्य में यही प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट भी किया था, ठीक है। तो सही जवाब होगा डी। भारत में समाज कल्याण प्रचलन की शुरुआत किस रूप में की गई थी? देखिए भारत में समाज कल्याण प्रचलन है, भारत में सर दान प्रक्रिया आप मुझे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में मैं आप लोगों से कहूँगा कि दान प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था समाज कार्य सुधार प्रचलन के शुरुआत में। बिल्कुल आप सही करेंगे कि भारत में समाज कल्याण का जो प्रचलन था शुरुआती दौर पर ना, प्राचीन काल वाला आप सोच लीजिए, अर्थदान वस्तु दान आप दे देते थे, वही दान प्रक्रिया का प्रारंभ शुरुआत था। जलाशय व्यवस्था तो बिल्कुल गलत हो गया। आवास का निर्माण तो बेसिकली अगर आप इस समय बात करो 2024 की, तो शायद हो भी सकता है भाई आवास निर्माण वगैरह हो रहा है ना गरीबों के लिए, लेकिन ये भी आपका होगा ही। हाँ सर, पुत्राओं में केवल अपने मन से है ना ये सारी चीज़ें, और चिकित्सालय स्थापित होगा नहीं, बेसिकली दान वाला ही सही था, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना जो है 1905 में हुई थी, और ये किसने किया था प्लीज? गोपाल बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे जवाब दिया है गोपाल कृष्ण गोखले का नाम, बड़ा बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सकारात्मक भूमिका निभाया है। महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने एसोसिएशन बनाने के लिए जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था, ठीक है। अतः आप ये कह सकते हो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना में गोपाल कृष्ण गोखले पुणे महाराष्ट्र 1905 में एक सकारात्मक भूमिका निभाया, और इसका उद्देश्य जानते हैं क्या था? विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों में उनको प्रशिक्षण देना, और उनके साथ ना सुशिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह जो है जिसमें वो शामिल रहें बच्चे और व्यक्ति जो सामाजिक और मानवीय विकास को बढ़ावा दे सके। तो इन प्रक्रिया के आधार पे उन्होंने काफ़ी साक्षरता में वृद्धि, सामाजिक कल्याण पर क्रियाएं, ये तरीके के कार्य जो बेसिकली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में 1905 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। और संगठन का मुख्यालय पुणे में बनाया गया, है ना। जैसे इसकी शाखाएं बेसिकली मद्रास में है, मुंबई में है, प्रयागराज में भी है, नागपुर में भी है, इत्यादि कई जगह पे कई राज्यों में बेसिकली इसकी संस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत में समाजकारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये बड़ा अच्छा मुंबई। क्वेश्चन है, प्लीज आप मुंबई। जवाब दीजिएगा। अच्छा, कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी टाटा इंस्टीट्यूट? 1936। 1936। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जैसा कि आप सभी को पता है ना, और याद भी रहना चाहिए इसके बारे में, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है आजकल। सन 1936 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई। और प्रथम निदेशक के रूप में कौन थे, बता सकते हो आप क्या? प्रथम निदेशक डॉक्टर मानसट। बिल्कुल, यदि आप यहाँ पे डॉक्टर मनसर्ट का नाम आप मुझे बता रहे हो तो आप सही जवाब दे रहे हो। प्रथम के रूप में इन्हीं का जो है भूमिका देखने को मिली थी। इससे पहले डायरेक्टर थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की शालिनी भारत करके। अब इस समय किसका नाम आता है? मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी का नाम आता है। आप प्लीज़ इस शब्दों को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे, है ना, क्योंकि बन जाता है कभी कभी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल वगैरह, है ना। और देखिए, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बताऊं तो इससे पहले कि अगर पूछे जाएगा कि भाई पहले का आप मुझे बताएं इससे पहले कौन थे, तो आप सभी लोग बता सकते हो शालिनी भारत का नाम इसके पहले, मनोज तिवारी से पहले उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कई ऐसे प्रोफेसर हैं, इसमें MSW का प्रोग्राम भी है, PSW का प्रोग्राम भी है। 1936 में सबसे पहले चलाया ही गया था यही, है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, समाज कार्य एक व्यवसाय की श्रेणी में आता है, क्योंकि बताइए, आय की प्राप्ति होती है इस वजह से कि रोजगार परक है, इस वजह से कि व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान पर है, इस वजह से भावनात्मक वस्तुनिष्ठता है के संबंधों पर की, इस वजह पर है। बताइए वजह आपको। ऑप्शन सी सर। सी ऑप्शन। सर रोजगार परक है। रोजगार परक है। सर बी होना चाहिए। बी यहाँ पर आप बता रहे। देखिए, मैं आप लोगों से बता दूं, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी होगा सर। देखिए, व्यवसाय समाज कार्य का श्रेणी में आने का रीज़न है ना, व्यवस्थित कार्य और क्रमबद्धता ज्ञान होने की वजह। रोजगार परक कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है ना, कि रोजगार माना जाता है इसको, ऐसा नहीं है। इसको क्रमबद्धता मतलब वैज्ञानिक विधि होने की वजह से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको नोट करवा दूँ। सबसे पहले जो प्रोफेसर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के, नाम आप नोट कर लीजिए। किलफर्ड जो है मनसर्ट का नाम आता है। और उसके बाद जो रहे हैं ये जो है, ये 1936 से लेकर 1941 तक रहे हैं। और उसके बाद JM कुमारप्पा रहे हैं, JM कुमारप्पा रहे हैं। और ये जो है 1941 से लेकर 1953 तक। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं AR वाडिया का नाम आएगा 1953 से लेकर 1962। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर MS गोरे का नाम आएगा 1962 से लेकर 1982 तक रहे हैं। उसके बाद जो है अमिती देसाई का नाम अगर हम बात करते हैं तो 1982 से लेकर 1995 तक रही हैं, महिला हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बार जब कोई महिला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की प्रेसिडेंट बनी थी तो उनका नाम यही है, अमृति देसाई, है ना। उसके बाद एक प्रोफेसर पार्थ N मुखर्जी, है ना, पार्थ N मुखर्जी। और 1996 से लेकर इन्होंने 1999 तक रही हैं। ये मेल है, मुखर्जी महोदय पंत। RR सिंह का नाम आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल एक्शन में, RR सिंह का नाम। और ये 2004 से इन्होंने 2008 तक रहे हैं।
उसके बाद आपका आता है प्रोफेसर एस परशुराम परशुरमन परशुरमन एंड 2000 आर सिंह 2000 से लेकर 2004 तक रहे हैं। ये 2000 करिएगा, इनको 2000 से 2004 करिएगा, और एस परशुराम को 2004 करिए, और 2004 से 2018 तक लगाइए, 2018 तक। और शालिनी भारत, ठीक है, इनको कहिए 25 शालिनी भारत जो है 2018 से लेकर 2023 तक करिए। और उसके बाद मनोज तिवारी 2023 से टिल डेट कर दीजिए, है ना, 2024-23 से टिल डेट कर लीजिए, यानी अब तक। ठीक है, ये कर, ठीक है। सर एक बार फर्स्ट और सेकंड रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तो खिलफट मंसर्ट का नाम आता है ना, और JM कुमारप्पा का नाम आता है, कुमारप्पा, है ना, कुमारप्पा, ठीक है, आता है। सर ये प्रश्न मैचिंग में कहीं पूछा था। कहाँ पर पूछा था? सर नेट के किसी पेपर में पूछा था मैच करने का। अगर मैच करने का पूछा तो फिर तो मैं आपको बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। मेरे समझ से मैच करने में शालिनी भारत का आया हुआ था बस। इसको सर सेव करके तुरंत भेज दीजिएगा। हाँ जी सर, इसको सही से लिख के भिजवा दें करके। नहीं, इसको सेव करके तुरंत भेज दीजिएगा। अच्छा, ठीक, सेव कर इसको सेव कोई बात कीजिएगा, नहीं। फिर तुरंत भेज दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन आ गया था? 31। भारत सर 31। हाँ, समाजकार अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, जवाब आप बता सकते हो मुझे प्लीज। ऑप्शन नंबर शामिल नहीं, देखो सी नहीं है। हाँ, समाजकारी में राजनीतिक, देखो अभी मैंने ऊपर एक ट्रिक बताया था ना, ऑप्शन सी। जब भी कभी आए आप उसको एलिमेंट करिए, देखिए 110% आपका ऑप्शन सही जाएगा। और वही अगर आपने ट्रिक से किया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो देखिए अनुसंधान को बढ़ावा देता है, ये पॉजिटिव बात है। व्यवसायिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, ये भी पॉजिटिव बात है। वैज्ञानिक आधार, पॉजिटिव बात है। और जो सी वाला ऑप्शन है वो राजनीतिक हितों से जोड़ना, ये सब काम नहीं करना है हम लोगों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है यहाँ पर, देखिए 32 नंबर का। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है और आप बताइएगा इसका जवाब कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क का गठन किस वर्ष हुआ है? ये आपके सामने जवाब है। प्लीज एक बार रिप्लाई करिएगा, मैं आपको फिर जवाब बताता हूँ। सर 1952। ओके, 1952। हाँ सर 2 है, बट इसमें 2 ऑप्शन नहीं है ना सर। सर 1951 में होगा। 51 से। इंडियन एसोसिएशन ऑफ, बेसिकली यहाँ पे एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क लिख दिया है। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस सवाल का जो बेसिकली जवाब जाएगा ना, वो ऑप्शन आपका बेसिकली 1951 जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिलहाल मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट या एक प्रकार का ये संघ जो है बंद हो गया है। इसकी जगह बताऊँ क्या आएगा? 30, अब ये नहीं आएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, लेकिन अब ये संस्था हो गई है बंद, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इस साइड में। पहले अगर आपने बताया था साफ साफ नोट करने के लिए तो मैं इनका नाम इस साइड में भी नोट कर दिया होता, जैसे ये नोट करने जा रहा हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ा दे रहा हूँ, 22 तारीख के जिनका एग्ज़ाम है तैयार रहिए इस पॉइंट को लेकर। INPSWE होगा, ठीक है। इसका मतलब आप बता सकते हो मुझे, इंडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स
एसोसिएशन, ये तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, यस या नो? सुना है? जी सर सुना। सुना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपको बता दूं वर्गीस, वर्गीस इसके क्या हैं? महासचिव हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 6000 है। इस एसोसिएशन की स्थापना का जो वर्ष माना गया बेसिकली, वो माना गया था 2015। अब थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा आप लोग। आपके परीक्षा में क्या आने वाला है, या तो एक तो पूछेगा इसका पूरा नाम, तो आपको ये बताना होगा, इंडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एसोसिएशन। इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर किया है, मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिए। दूसरा पूछ सकता है आपको कि भाई बताइए INPSWA का महासचिव कौन है वर्तमान में, तो वर्गीस। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि NIPS, अच्छा ये बताओ, कूट में आएगा, आपको वहाँ पे छांटना होगा कि वर्गीस है, 6000 सदस्य हैं, 2015 हुआ था, तो आपको ABC करके छांटना होगा, तो फिर कूट को जवाब देना होगा। ऐसे सवाल बनाएगा यहाँ से। 6000 सदस्य रहेंगे और यहाँ पे स्थापना में 2015 रहेगा। और आपको बता दूँ वह वर्ष जो एसोसिएशन IFSW का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए। जी सर, जी सर। सर इंटरनेशनल फेडरेशन सोशल वेलफेयर, हाँ। तो जी सर। इसमें अगर बात करें, हाँ ये जो शामिल हुआ, इसमें क्या हुआ, यह हुआ जो एसोसिएशन था IFSW में, ये क्या हुआ, शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2015। सही जवाब 2000। हम इसके मेंबर भी हैं सर, IFSW के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, अभी बात अभी खत्म नहीं हुई मेरी। तो ये बेसिकली भारत में कार्यरत कुछ ऐसे 6 पेशेवर हैं जहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता संघ का एक नेटवर्क है। इसमें 6 ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम आता है, जिनमें आप ये भी कह सकते हो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक का नाम मैं बताने चल रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान सुनते चलिएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर एक नाम आता है ISPSW। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंडियन सोसाइटी प्रोफेशनल सोशल वर्कर ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। आपने सही जवाब दिया। ये बहुत पुरानी, सबसे पुरानी संस्था और सक्रिय संस्था या सोसाइटी है। वर्तमान में समाज कार्य के अभ्यास की जो चुनौतियां हैं, जैसे अभी अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे ना, चुनौती पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताइए? हाँ सर। तो जितना वर्तमान आज के समय में समाज कार्य अभ्यास की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना और व्यवसायिक और साथी पेशेवरों के बीच में सूचना का आदान प्रदान करना, एक मंच कौन तैयार करता है बताइए? यही सर। ISPSW करता है तैयार। ठीक है, ये ध्यान सुनते जाइए मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए अच्छे से, क्योंकि यही पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चुनौतियों का सामना करना और साथी पेशेवर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच तैयार करता है। ये इंडियन सोसाइटी की एक अहम भूमिका इसमें देखने को मिली है। अब देखो, इसी सोसाइटी को ना एक औपचारिक रूप से इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी है। आप सुने रहेंगे तभी तो पता रहेगा आपको। अगर पता चले आप सुने ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत होगा परीक्षा में, है ना। तो क्या किस नाम से जानते हैं इसको? औपचारिक रूप से इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल, इन सब का PDF मैं बना चुका हूँ, आप लोगों को दिया हूँ, है ना। सर एक बार और सेंड कर दीजिएगा, इसका PDF मिला नहीं हमें तो कहीं। इसी का यही सर सेव करके तुरंत भेज दीजिएगा। अच्छा सर, ये भी भेज दूंगा। ये तो शॉर्ट नोट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये इनका बहुत बढ़िया है। ये जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा, ये शॉर्ट नोट है, ये समझो शॉर्ट नोट है। इससे क्या रिकॉल होता है दिमाग में अपने, यार हमने ये पढ़ा है। अब कौन इतना लंबा चौड़ा पड़ेगा, क्योंकि जब मैं PDF बनाता हूँ पूरा डीप में बना देता हूँ, ये तो शॉर्ट नोट्स होता है। बहुत बढ़िया सर। तो साइकेट्रिक सोशल वर्क के रूप में ये जाना जाता था। अब
ध्यान सुनिएगा, इसकी स्थापना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो 1970 का वर्ष आता है, पेपर में आया हुआ है। अब बताइए, इससे पूछता है कि स्थापना करने में किसकी भूमिका आती, तो डॉक्टर आर के उपाध्याय, डॉक्टर आर के उपाध्याय ही है ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, रांची सर। हाँ, उपाध्याय, बिल्कुल, डॉक्टर उपाध्याय, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना होगा, बस इतनी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी में समाज कार्य के सभी धाराओं के शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, शोधकर्ता के बढ़ते जो प्रतिनिधित्व का कारण था, कोलकाता में ISPSW के ANC दिसंबर 1988 में सोसाइटी का नामकरण कर दिया गया। तो नामकरण करने की प्रक्रिया में बेसिकली यहाँ जो भूमिका बनी वो अलग पार्ट था, है ना, नामकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसे रोल अलग बन गया वहाँ पे, है ना, ANC का रोल अलग बन गया भाई। जैसे नक्सलवादी का पार्ट हो गया, जनजाति का पार्ट हो गया, संप्रदाय का पार्ट हो गया, इन परिप्रेक्ष्य में बेसिकली देखा गया था वहाँ पे। तो हालांकि वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिलहाल ये बातें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, कहाँ से कि ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को एकजुट करने में, ध्यान केंद्रित करने पर ये बल देता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक आता है हमारे सामने और एक इंस्टीट्यूट, वो आपको याद रखना होगा, KAPSW, है ना, यही ना है सिराज? KAPSW, कर्नाटक। जी जी, कर्नाटका एसोसिएशन सर, हाँ, सोशल वर्क इसको हम लोग से। बोलेंगे कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। स्थापना 1978 कर लीजिए। कहाँ पर करेंगे आप लोग? बेंगलुरु। बेंगलुरु में करेंगे। बिल्कुल, आपने यहाँ पे जो जवाब मुझे दिया है सर, ये सही जवाब था, यही आप लोगों को ध्यान में रखना भी होगा। ठीक है, इनके संदर्भ में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो, है ना, क्योंकि परीक्षा के लिए अक्सर इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारे सामने प्रस्तुत होती रहती हैं। हाँ, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। जी, कुछ कह रहे हैं क्या मैडम? जी सर, AFSW क्या है? क्या चीज़? सर सॉरी, IFSW क्या है सर ये? IFSW, ये तो इंटरनेशनल फेडरेशन सोशल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर, नहीं, वेलफेयर सर वेलफेयर सर। हाँ, वेलफेयर है ये। ठीक है मैडम, जी सर। ये हो गया। चलो, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्नाटका के बारे में था। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक शब्द और आता है, और वो याद रखना है आपको, PSWA। इसका मतलब क्या बनेगा? प्रोफेशनल सोशल वर्कर एसोसिएशन। वर्कर्स एसोसिएशन, है ना, ये बनेगा। बिल्कुल आपने सही बताया सर। अब ध्यान देने वाली बात ये है हम सब के लिए, है ना, कि इसका रोल क्या है। आपको पता होना चाहिए इसका रोल। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका रोल क्या है, प्लीज़? सर यही सर, सोशल वर्क को बढ़ावा देना, उसके एजुकेशन और साइंटिफिक मेथड से सर प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान करना, और अनुसंधान, जो अनुसंधान को बढ़ावा देना सर, यही इसका काम है सर, जो कि 1985 में सर इसका स्थापना हुई थी सर। ओके, चलिए अब मेरी बात सुनिए। जैसे अभी सिराज सर ने कुछ बातें बताई हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर एसोसिएशन एक भारतीय तमिलनाडु सामाजिक कार्य पेशेवर का एक संघ है। कहाँ का है ये सर? सर तमिलनाडु। तमिलनाडु, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। व्यावसायिक एक ऐसा संघ है जिसका मुख्यालय कहाँ पर बनेगा? चेन्नई बनेगा। यह कानूनी रूप से एक पंजीकृत इकाई है। पहले प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स फोरम के नाम से इसको जाना जाता था, PSWF के नाम से जाना जाता था पहले। नाम परिवर्तित हुआ इसका, और इसी एसोसिएशन का जो काम कर रही है सन 1985 से,
और वर्तमान में समाज कार्य की जितनी चुनौतियां आती हैं ये भी लेता है अपने ऊपर, और प्रथाओं से संबंधित एक वर्ष के आधार पे या संगोष्ठी या सम्मेलन या किसी संगोष्ठी सम्मेलन, और एक क्या होता है, और एक होता है ना सम्मेलन, और क्या होता है एक सेमिनार होता है सर। सेमिनार, हाँ एक सेमिनार संगोष्ठी और सम्मेलन इत्यादि के प्रोग्राम का आयोजन करके वहाँ पे जो है समस्याओं को सुनकर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। आप सबको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता दिवस मनाने का वार्षिक आयोजन किसने किया था? तो इसी ने किया था, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता दिवस। जरा बताइए आप, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च। 19 मार्च, वेरी गुड। अभी सर इस बार सर सवाल भी आया था ना, बेबी से आया था सर, इंटरनेशनल कार्यकर्ता दिवस, जो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, 19 मार्च। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार 2024 का जो थीम रखी गई थी, 19 मार्च चला गया ना अभी, तो थीम था ये कि सकारात्मक बदलाव लाने और आपसी सम्मान और स्थिरता पर आधारित समुदायों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर बल दिया गया था इस बार। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में कि विश्व सामाजिक कार्यकर्ता दिवस के रूप में भी नाम ये हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे प्लीज। जी सर। रहेगा सर। बहुत बढ़िया सर, हाँ। क्लियर। चलो अच्छा, तो ये आपके सामने हो गया इसका। अब देखो, ये निगरानी का काम कर ले या पेशा का या व्यवसाय का विकास करने पर बल देता है, ये ना शिक्षा के समाज कार्य में जो स्नातकोत्तर डिग्री वगैरह है ये भी प्रोवाइड कराता है एक प्रकार से, है ना? ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। एक नाम और देखिए, अब आप संस्था पढ़ा रहा हूँ ना, ये संस्था आपकी 22 तारीख को मिल सकते हैं, 22 दिसंबर 2024 में होने वाले हैं, वहाँ पर भी रिपीट हो सकते हैं। ये सोशल वर्क में आपके यूनिट नंबर 1 में है, ये सारा व्यवसाय समाज कार्य यूनिट नंबर 1 में है ना, यूनिट में आप देखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ पढ़ाया गया है। एक आता है BATSW, इसका पूरा नाम बताएंगे? बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्क। बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स, और स्थापना कब हुई थी? 1989 मुंबई। बहुत बढ़िया जवाब, ये आपकी स्थापना का वर्ष मान लिया जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा इनके संदर्भ में। ठीक है, भारत में इसी तरीके से व्यवसाय समाज कार्य के लिए बेसिकली इस तरीके की जो संस्थाएं आई हैं, ये एक सकारात्मक भूमिका अपनी निभाई है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक इंस्टीट्यूट और नाम बता रहा हूँ मैं, जो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। इसमें देखो, कभी कभी नई दिल्ली से संदर्भ में आ सकता है, तो कभी हो सकता है आपसे केरल के संबंध में आ जाए, है ना? लेकिन इन दोनों की भूमिका एक ही समय का आप याद रखना है कि दिल्ली और केरल का। 9 दिसंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई है, 2012 को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं, चैरिटी मतलब क्या होता है? धर्मार्थ, है ना? धर्मार्थ सोसाइटी पंजीकरण के तहत ही इसको रजिस्टर्ड भी किया गया है, इस संगठन को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और समाज कार्य की प्रथाओं की गुणवत्ता प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एक सकारात्मक कार्य इस समय जो है कर रहा है। तो इस तरीके से इन संस्थाओं के नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो कि अब ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क को, इसको आप हटाकर उनकी जगह पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे नोट करवाया है, ये ज़रूर याद रखें, ये पेपर में आने वाले हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? प्लीज़ बताइए, भारत के नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। सर राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर आपका पहला। इन्होंने एक इनकी संस्था का क्या नाम है? राजा राम मोहन राय जी की संस्था का क्या नाम है, बताइए? ब्रह्म साम्राज्य। ब्रह्म समाज है। बिल्कुल, आपने सही बताया। यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी की जो संस्था का नाम है वो ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा में एक सकारात्मक इन्होंने अपनी भूमिका भी निभाया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और 1814 में ना मूर्ति पूजा, जातिगत
कठोरता, अनुष्ठान और सामाजिक बुराइयों का विरोध भी इन्होंने किया था कलकत्ता में आत्मीय सभा के नाम से। तो इसलिए कभी कभी आत्मीय सभा पूछ लेता तो 1815 का भी वर्ष सही चला जाता है, तब भी वहाँ पर इसकी भूमिका आप जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। और आत्मीय सभा के बाद अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता में इन्होंने एक और इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए, पेपर में अगर आ जाए तो। एक तो आत्मीय सभा इनकी हो गई कब, 1800, ठीक है। एक आ गया आपका यहाँ पर यूनिटेरियन एसोसिएशन हो गया, कब हुआ था बता सकते हो कोई भी बच्चा? 1821 में। ब्रह्म समाज बता सकता है कोई स्टूडेंट? 1828 में। सती प्रथा पे जो है एक भूमिका इन्होंने निभाई उसके विरोध में रोकथाम के लिए, तो 1829 का वर्ष आपको लगाना पड़ेगा। तो ये 4 ऐसे वर्ष हैं जो मुझे लगता है कि आपको जो है भूमिका देखने को मिल सकती है। तो राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने बाद में ब्रह्म समाज 2 नंबर क्या लिखी? यूनिटेरियन एसोसिएशन। हाँ, यूनिटेरियन, ठीक है, एसोसिएशन। 1821 है उसका। हाँ, 1821, बिल्कुल ठीक सर। हाँ, और ये चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इन्हें जो से बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इनकी बड़ी किताबें रहीं, जिसमें से कुछ मेन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक आध दो। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, तुहफत उल मुहिद्दीन 1804 में, ये याद रखिएगा। वेदांत गाथा 1815 में, ठीक है, 1815 में। मुंडक उपनिषद करके पेपर में पूछा जा रहा है आजकल, मुंडक उपनिषद पेपर में आ रहा है, 1819। हिंदू धर्म की रक्षा, मुझे नहीं लगता ये सवाल आएगा, हिंदू धर्म की रक्षा, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज़ को डिनोट कर देता है ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी याद रखें, कोई भरोसा नहीं यूजीसी नेट का भैया, कुछ भी आ सकता है ना। और उसके बाद एक लास्ट और नोट कर लीजिए, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1820, ठीक है। ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रहेंगी, तो प्लीज़ इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 1820 है सर। हाँ, 1820 लिखा तो है, साफ लिख दूँ क्या? 1820, ठीक है सर, ठीक। ये आपके सामने रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये ना के संबंध में सर एक बार स्लाइड ऊपर कर देंगे? अच्छा जी, बिल्कुल कर देंगे, बताइए, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मैं क्या बताने जा रहा था, कुछ बोल रहा था, तब तक आपने बोल दिया। सर सती प्रथा के बारे में बता रहे थे। 1830 में बेसिकली क्या हुआ कि ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1830 में सती प्रथा संबंधित अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के लिए, या उसके प्रतिकार करने से 1830 में ना इंग्लैंड चले गए थे, यूके। कौन गया था इंग्लैंड सती प्रथा के संबंध में? सर राजा राम मोहन राय गए थे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, विलियम बेंटिंक से मिलने के लिए। हाँ, विलियम बेंटिंक, और हालांकि उन्होंने भूमिका निभाई थी 1829 में, ऐसी बात है जी सर, साइन किया था उनका सहयोग दिए थे राजा राम मोहन। जी सर। सर आज लंबी ले रहे हैं क्लास, 8:30 हो गए हैं। क्या? हाँ सर, मैं यही सोच रहा हूँ। लंबी चल गई क्या क्लास? सर 1.5 घंटा हो गया पूरा। बढ़िया है सर। बच्चा आज घर में हमारे शांति है ना, है कि नहीं?
बच्चा शांत से लेटा हुआ इस वजह से क्लास चली गई, अगर होता तो यहाँ आसपास में। हाँ वही मुझे लग रहा है, शायद आपको ध्यान नहीं आएगा, चलो इंटेंशनली कोई ले नहीं, रहे चलो हैं। अभी करते हैं और भी क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। अभी तो आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है ना। चलो नहीं सर नहीं। ठीक है, करो, क्या दिक्कत है ना। चलो आगे देखो, धर्म और समाज सुधार के प्रतीक आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ से की थी? लाहौर है, मुंबई में। बड़ौदा है, मुंबई सर है या मुंबई। मुंबई। बिल्कुल, आपने यहाँ जो जवाब मुझे अभी दिया है, यहाँ पर धर्म और समाज सुधार के प्रतीक आर्य समाज के संदर्भ में अगर सवाल बन जाए आपसे परीक्षा में भी, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आर्य समाज की जो है स्थापना किसने किया है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए आर्य समाज की स्थापना में किसकी भूमिका। सर दयानंद सरस्वती की। बिल्कुल, दयानंद सरस्वती जी का। हाँ सर, दयानंद। तो मैं देखो, इनका बेसिकली आर्य समाज की जब स्थापना हो रही थी ना, तो सभी इन्होंने कहा कि विश्व का कल्याण करना है। इनका मोटो क्या था? विश्व का कल्याण। हाँ, विश्व का कल्याण करना इनका यही मोटो था। तो सभी का शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण पर ही बल देते थे। तो सभी के प्रति हमारा आचरण प्रेम, धार्मिकता और न्याय से निर्देशित होना चाहिए, है ना। अज्ञानता को दूर करना है और ज्ञान को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया पर ये बेसिकली आर्य समाज था। ये बात ध्यान रखिएगा आर्य समाज को लेकर। अब आर्य समाज की स्थापना में 10 अप्रैल सन 1875, कभी कभी पेपर बनता है ये, है ना, कि भाई इसका वर्ष भी बनता है, सुमलित वाले में वर्ष भी बनता है। तो 10 अप्रैल 1875 को इसको जो है स्थापित किया गया आर्य समाज को। कहाँ पर स्थापित किया गया था इसको? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, याद रखिएगा। आर्य समाज को बड़ा ही फेमस ये रहा है और मुख्य उद्देश्य इसका था संसार में अज्ञानता, गरीबी और अन्याय को मिटाने पर बल देता था, है ना। बहुत ही पॉजिटिव शब्द है ये, ध्यान रखिएगा। और समाज की स्थापना गरीबी, अज्ञानता, न्याय और ईश्वर के सच्चे ज्ञान को मिटाने के लिए की गई थी। इन्हीं संदर्भों पर बात किया गया था। इसका आर्य समाज का अगर मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ बताओगे आप लोग? नई दिल्ली। दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये है। इसमें आप ध्यान देना, आर्य समाज के अंतर्गत ना, जैसे विश्व का आर्य बनावत चला, मतलब विश्व का आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ बनाते चलो, है ना। विश्व को क्या करना है? श्रेष्ठ बनाते चलो। इन संदर्भ में ये नाम देखने को मिलता है ना, इन संदर्भ में। और इनका नारा क्या है, बता सकते हो आप मुझे? सर वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा सामाजिक सुधार में सर्वप्रथम किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। नीचे ही क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या है जानते हो? सिंपल सर कि वेदों को पढ़ो और उनमें बहुत सारा ज्ञान है। हाँ, इनको देखो मैं बता दूं, इनका एक आदर्श, ये तो देखो नारा है। आदर्श वाक्य बताओ, इनका आदर्श वाक्य कौन सा है? किसी को पता है आदर्श वाक्य इनका? नारा तो पता है, आदर्श वाक्य मैं बताता हूँ। विश्व का कल्याण। आर्य बनावत, बनावत होगा चला, बनावत चला, मतलब इसको शुद्ध हिंदी में बताया गया कि विश्व को आर्य, आर्य मतलब क्या बताया जाता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनाते चलो, बनावत का मतलब क्या है? बनाते चलो। ये था इसका साधारण वाक्य या फेमस वाक्य, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इन संदर्भ में आप जरूर इनको याद रखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व में समाज सुधार संबंधित अभियान किसने चलाया था? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप बता भी सकते हो मुझे। सर मैडम बेलेस्की। मैडम ब्लॉट्स्की का नाम आप बता रहे हैं, और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सॉरी एनी बेसेंट होगा सर, एनी बेसेंट। हाँ, एनी बेसेंट का नाम अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे सही है। देखो मैडम ब्लॉट्स्की का नाम ये हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 महिलाओं का नाम आता है। एक हेनरी ऑलकॉट का भी नाम आता है हमारे सामने, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोग। अच्छा, भूल तो नहीं गए हो क्या आप लोग? ये यूनिट नंबर फर्स्ट नहीं सर, नहीं बोल। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब भी बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, तो इसमें देखो मैडम ब्लॉट्स्की का नाम भी आता है, हेनरी ऑलकॉट का भी नाम आता है और एनी बेसेंट का भी नाम आता है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा था तो अमेरिका, मैडम ब्लॉट्स्की का नाम आएगा ही नहीं, यहाँ पे एनी बेसेंट का नाम ही आएगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
1875। बिल्कुल सही जवाब 17 नवंबर 1875 आएगा। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया सर मुझे यहाँ पर कि हेनरी जो है ब्लॉट्सकी और कर्नल एस ऑलकॉट का नाम आता है। 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और एक शब्द आता है अडियार जो बेसिकली मद्रास में है। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वर्ष था उस समय जब अडियार में? सर 82, 1882। 1882 बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से आया सर, बहुत बढ़िया जवाब 1882। अगला सवाल लिखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में है, मुंबई, मुंबई। हैदराबाद या अडियार में? सर अडियार में। तब देखो अभी कोई बच्चा भारत में तो सर अडियार में है। तो भाई कैसे पढ़ा रहे हो आप, बता रहे हो आप नहीं बता सर, भारत में तो रहे अडियार में। हाँ भारत में अगर हम पूछ रहे हैं तो अडियार बनाएगा सर, डी वाला ऑप्शन बनेगा मद्रास। बेंगलुरु में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस मूल उद्देश्य से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। सर दोनों ही मानवतावादी कार्यों को करना और समाज कार्य को करना। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसको सेव रामकृष्ण करके भेज मिशन दो। की अच्छा थोड़ा जा रहे स्थापना, हैं। जी सर क्या कर सी रहे हैं? ऑप्शन सर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना में अगर किसी की भूमिका रही है तो आप सबको पता है इनके शिष्य का नाम विवेकानंद, यही ना है? सर जी सर विवेकानंद। आप सब जानते हैं शैक्षिक और शोध संस्थान की स्थापना में भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई गई है। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। कब? 1897 में। मानवतावादी कार्य को पूरा करना, समाज कार्य को पूरा करना एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। अतः मैं आप सभी लोगों से ये बात कहूँगा कि इनके शिष्य ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट एक क्या है, बेलूर। हाँ में इसकी बेसिकली मुख्यालय बनाएगा। और यहाँ वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। किसका? वेदांत दर्शन का। ठीक है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता था, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया था, है कि नहीं? देखिए हर एक प्रश्न के पीछे कुछ लॉजिक बता रहा हूँ, जरूर ध्यान रखेंगे ऐसे लॉजिकों को। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से संबंधित जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? बता सकते हो? पटना। और भी कोई स्टूडेंट इस प्रश्न को थोड़ा से वहाबी आंदोलन, देखिए मैं आपको बता दूं, वहाबी आंदोलन बेसिकली इस्लामी सुधार आंदोलन का एक रूप था। और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के द्वारा सन 18वीं सदी के मध्य में ये बेसिकली उस दौरान में अपनाया गया था वहाबी आंदोलन। बिहार में सर के नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद अब्दुल। ये सन मैडम ये वहाबी आंदोलन 18वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा था आपको। इस्लामी धर्म में मोहम्मद इब्न का नाम और एक नाम मैं बता रहा था अब्दुल वहाब करके, वहाब, ये दो लोगों का नाम 18वीं सदी में 1744 में जब समय अपनाया गया था उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1744 में। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बिहार में ये पटना की बात लिखिए, सर सैयद जो है बरेलवी का नाम ने किया था इसका आंदोलन का नेतृत्व। अगर हम बात करेंगे तो नाम आप यहाँ पे नोट करिए, सैयद अहमद बरेलवी एंड इसका वहाबी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। इस्लामी धार्मिक और पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और इसमें बात जो है जोर जो दिया गया था, इस्लाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की निंदा करता था। ये परिवर्तन का क्या करता था? निंदा करता था, है ना। तो बेसिकली इमाम अब्दुल वहाब, इनका नाम ही, इसका श्रेय अगर किसी को गया है तो वहाब, अब्दुल वहाब को ही गया, उन्हीं के नाम पर आंदोलन ही रखा गया था, है ना। और एक वहाब के साथ साथ एक सैयद अहमद खान अजीज, कई ऐसे जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाया है। ठीक है, तो इनका नाम भी आप चाहो तो यहाँ पे याद रख सकते हो। और इसकी शुरुआत बेसिकली जानते हैं 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः आप 1857 आप नोट भी कर सकते हो एक परिप्रेक्ष्य में वहाबी आंदोलन के संदर्भ में, है ना। 1857
याद हुआ? लिख लिया आपने? नोट कर लिया? सर आगे का स्टेटमेंट बताएं क्या लिखे 1857 में? कहाँ पे? कौन सा स्टेटमेंट? सर 1857 में क्या हुआ था? हाँ, 1857 में आपसे तरह जब क्रांति हुई थी भाई, ये आपको पता नहीं? आप जी जी। क्रांति, नहीं नहीं सर, इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। हाँ, इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ। वहाबी आंदोलन वर्ष 1857 में ना विद्रोह में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। ठीक है। और भारत में वहाबी आंदोलन के विचार को लोकप्रिय बनाने वाला कौन था? एक अजीज था और दूसरा अहमद खान था। एक अजीज था, दूसरा अहमद खान था, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। इस्लाम वगैरह समाप्त करने पर ये बल देते थे, ये बड़ा फेमस रहा था। और इन संदर्भ में पूछा गया था ये सवाल कि बताइए इसका मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? तो आप बता सकते हो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पटना। पटना। पटना, याद रहे भाई, भूलना नहीं है आप लोगों को, ये भी काफी मुझे वैसे तो नहीं लगता कितना चीजें बनाए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए ऐसी चीजें, है ना? और जानते हो 1830 में सक्रिय हो गया था। अगर आपसे पेपर में ये सवाल पूछे वहाबी आंदोलन बताइए कौन से दशक में सक्रिय था, तो 1830 में ये सक्रिय था। लेकिन 1857 में मैं क्यों नाम बता दिया आपको फिर, अगर ये 30 में सक्रिय था तो? 18 इसलिए बताया क्योंकि उस दौरान में अभी अभी मैंने देखो आपको क्या बताया है, अभी अभी क्या बताया 1857 में सर 1857 में आपने बताया कि ये थोड़ा ज्यादा फैल गया था इसका। हाँ, मतलब 1857 में विद्रोह हो गया ना, क्रांति हो गई ना ब्रिटिश को लेकर, उस क्रांति के रूप में ये अपनी भूमिका निभाने लगा, इसलिए यहाँ पर ये फेमस हुआ, ऐसा हुआ। तो हालांकि अगर वर्ष पूछेगा किस वर्ष में ये शुरू हुआ है तो आप 1830 वाला लगाइएगा वर्ष, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? और फिर नेक्स्ट 57 वाला आप वहाँ पर बना सकते हैं कि विद्रोह के मद्देनजर या सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद कहलाया, एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें बेसिकली देखने को मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में किसने की थी? ये आपके सर सैयद अहमद खान। बी ऑप्शन। सर सैयद अहमद खान, जी सर। ठीक है? तो सही जवाब बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो ये आपके लिए एक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना? बाकी देखिए ये नंबर 1 से संबंधित आपके सामने सवाल थे और मैंने हर एक प्रश्नों के पीछे बहुत सारे लॉजिक और तर्क बताए, ध्यान रखें क्योंकि जरूर आप 22 तारीख को ऐसे सवाल देखेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलने वाले हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जो भी क्लास चलेगी वहाँ पे जरूर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। चलिए सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, ये पीडीएफ मैं सेव कर ले रहा हूँ, सेव करके आपको शेयर कर रहा हूँ, इसकी वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सभी लोग।